जब मैंने डिप्लोमा किया था तब सोचा था कि कभी जिंदगी में बीटेक नहीं करूंगा। आईआईटी का कल्चर ही इट्स वेरी डिफरेंट कि एडमिशन लेने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चलो फैसिलिटीज के मामले में तो मतलब जितना बॉलीवुड में दिखाते हैं उससे ज्यादा ही होता है। सर क्या कर रहे हो सर? क्वेश्चन बना रहा हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। हेलो सर बहुत टाइम से आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, मुझे 2-3 क्वेश्चंस आपको भी पूछने थे, स्टूडेंट्स ओरिएंटेड। लाइफ आपकी स्टूडेंट्स की कैसी थी उस वे में। तो सर मिलेंगे 10 मिनट? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप बताइए अपनी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी, व्हाट वर योर अर्ली डेज। जैसे कि आपने डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, एमटेक किया, फिर पीएचडी किया आईआईटी रुड़की से। तो सर ये सब क्या प्लान्ड था या फिर वो सब नेचुरली होता गया? देखो प्लान्ड तो सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। डिप्लोमा करते वक्त तो मैंने हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा किया था, तो बेसिकली क्या था, हिंदी मीडियम में हम लोग डिप्लोमा करते थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से। तो वहाँ पे कैसा होता था कि उस टाइम पे मतलब मेन फोकस क्या रहता था कि जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ तो वहाँ जॉब का थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो होता है, और खासकर उस समय जो माहौल था कि जितना जल्दी जॉब लग जाए उतना अच्छा है। हाँ। तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। जब मैंने डिप्लोमा किया था तब सोचा था कि कभी जिंदगी में बीटेक नहीं करूंगा। फिर डिप्लोमा करने के बाद जब मैं बीटेक करने गया तो पहली जॉब मेरी महिंद्रा एंड महिंद्रा में थी। ओके। मैं कुछ समय किया वहां पे, उसके बाद मैं बीटेक करने गया। तो जब मैं बीटेक करने गया तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एमटेक करूंगा। लेकिन जब मैं एमटेक करने गया तो एमटेक करने के 6 महीने बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं पीएचडी भी करूंगा। ओके। तो मतलब एकदम वास्तविक बात है। तो बीटेक करते वक्त एमटेक का कोई विचार नहीं था, डिप्लोमा करते वक्त बीटेक का कोई विचार नहीं था। तो सर पीएचडी एक आईआईटी रुड़की से या फिर एक आईआईटी से ही करना है, ये कहाँ से आपको थॉट आया? जब हम एमटेक करने जाते हैं आईआईटी में, देखो हर कोई पढ़ना हर कोई चाहता है। हाँ। अब कोई भी, आप जितना मैं समझता हूँ ऐसे स्टूडेंट, कैमरा भी है क्या? अच्छा। कि देखो क्या है कि पढ़ना हर कोई आईआईटी में चाहता है। कोई भी स्टूडेंट अगर आप पूछो कहाँ पढ़ना चाहते हो, पढ़ना सब आईआईटी में चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है। अब जब आप आईआईटी चले जाते हो, जैसे मैं आईआईटी से एमटेक कर रहा था, तो अब आईआईटी में आप हमेशा अपने लेवल को बढ़ाने की या कम से कम उसको सेम रखने की कोशिश करते हो। हाँ। आईआईटी से एमटेक करने के बाद पीएचडी और कहीं से करने का तो सवाल ही सवाल ही नहीं। या नहीं। तो आईआईटी से आप आईएससी जाओ, या फिर जो क्यूएस रैंकिंग के अंडर 50 कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में, जैसे एनटीयू है, एनयूएस है, बहुत सारे लोग आईआईटी से एमटेक करने के बाद पीएचडी करने चले जाते हैं। और मैक्सिमम लोग आज की डेट में फॉरेन जाने का प्लान वो करते हैं। करते हैं। हाँ। तो मेरे साथ क्या था कि मेरे एमटेक का जो रिसर्च फील्ड था उसी के कंटिन्यूएशन में सेम गाइड के अंदर प्रोफेसर राहुल एस मुलिक आईआईटी रुड़की में, तो उनके अंडर में मैंने फिर परस्यू कर लिया था। और साथ में मैं अपना टीचिंग करियर जो था वो मेरा चल ही रहा था गेट कोचिंग के लिए, जो मैंने मतलब एमटेक करने से पहले ही आई स्टार्टेड टीचिंग इन बैक इन 2011 से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो एज अ स्टूडेंट लाइक बीटेक के बाद जब एमटेक में आप आईआईटी में गए, तो कैसा फील था व्हाइल स्टेपिंग इनटू आईआईटी रुड़की? क्योंकि सर यूजुअली स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा ही होता है कि लाइक बॉलीवुड मूवीज में कैसे कॉलेजेस होते हैं, ये वो, पढ़ाई कम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ज्यादा और ये सब। तो आपका परसेप्शन कैसा था आईआईटी रुड़की में जब पहला कदम आपने रखा? तो देखो, जब मैं आईआईटी में एडमिशन लेने गया था तो उस समय एक तो कंपटीशन बहुत टफ हुआ करता था। मेरे गेट में लगभग पहले बार में 2014 में 66 मार्क्स थे। 2015 में मेरे 76 मार्क्स थे। तो जब मेरे 66 मार्क्स थे तो उस समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट दिया करता था 1,80,000 लोग, जिस साल मैंने दिया था। तो आईआईटी रुड़की में मुझे स्पॉट राउंड में एडमिशन मिला था। जो स्पॉट राउंड होता है उसमें कैसा रहता है कि सारे राउंड खत्म होने के बाद ये स्पॉट राउंड आता है। तो मैंने पहले एडमिशन लिया था एनआईटी त्रिची में, क्योंकि वाकई वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर स्पॉट राउंड का है तो आईआईटी एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि आईआईटी तो आईआईटी होता है। हाँ। तो जब मैं आईआईटी रुड़की स्पॉट राउंड में गया तो ऐसा उम्मीद लेके नहीं गया था कि हो ही जाएगा, लेकिन स्पॉट राउंड में मेरा नंबर आ गया एमटेक में, और अच्छी ब्रांच भी मिल गई, प्रोडक्शन मिल गई। तो फिर मतलब उस समय तो ऐसा कि मतलब खुशी से जैसे पागल नहीं हो जाता आदमी की यार चलो, क्योंकि मतलब आप एक अच्छी स्टेबल जॉब छोड़ करके टीचिंग फील्ड में हैं, और टीचिंग फील्ड के बाद अगर आप एमटेक कर रहे हैं तो एक प्रेशर रहता है कि आप और बेटर जगह से करें। फिर क्या होता है कि जब आपको एडमिशन आईआईटी में मिल जाता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, मतलब बेसिकली अगर मैं लिटरली कहूँ कि एडमिशन लेने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं
कि चलो भाई आईआईटी में हो गया हमारा। हाँ और उसके बाद आईआईटी का कल्चर ही इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो समझते हैं कि मतलब बहुत वाइब्रेंट कल्चर होता है, बहुत अलग टाइप का कल्चर होता है। हॉस्टल में, मेस में, लाइब्रेरी में, और फैसिलिटीज के मामले में तो मतलब जितना बॉलीवुड में दिखाते हैं उससे ज्यादा ही होता है। अच्छा मतलब इससे बेटर है। मतलब आईआईटी में रह करके कोई इंसान कुछ भी परस्यू कर सकता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट से जब सेमिनार्स वगैरह में बात करते हैं या इंटरेक्शन में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गेट जो होता है वो केवल ऐसा नहीं है कि एमटेक एमएस करने के लिए होता है, बिजनेस करने के लिए, इन सारे प्रोस्पेक्टस में भी गेट बहुत हेल्प करता है। आईआईटी बहुत हेल्प करते हैं। आईआईटी में इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, जैसे आईआईटी रुड़की में टाइट्स नाम का इंक्यूबेशन सेंटर है। यहाँ पे बस आप वॉक इन कर लो, अगर आप आईआईटी के एमटेक स्टूडेंट आप वॉक इन कर लो, कुछ ना कुछ रास्ता ये आपको दिखा देंगे अगर आपको करना है। इसी तरीके से हर एक आईआईटी में होता है। तो आईआईटी इज वेरी डिफरेंट। स्विमिंग पूल है, मतलब जिम है, हाई क्वालिटी, मतलब एवरीथिंग इज वेरी गुड। ओके तो सर बीइंग अ डिप्लोमा स्टूडेंट और हिंदी मीडियम से, फिर जब आपने एमटेक आईआईटी से किया तो क्या था सर बैक ऑफ द माइंड? ऐसा कुछ प्रेशर था या ओवरवेल्म थे? हाउ वर द पीपल? वो एक्सेप्टिंग नेचर वाले थे, कैसा था वो? कहीं ना कहीं लोग इनसिक्योर फील करते हैं मीडियम को लेके या फिर डिप्लोमा को लेके, ऐसा कुछ था सर कल्चर में? यार मतलब ये जितनी इंग्लिश हिंदी की बाधा, गुजराती इंग्लिश की बाधा, ये एक सर्टेन लेवल तक रहती है। सर्टेन लेवल नॉर्मली जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बीटेक के होते हैं, या नॉर्मली ये चीज आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलेगी। आईआईटी में किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश का एक शब्द भी ना आता होता। मतलब नॉलेज इज ओनली व्हाट मैटर। ओनली थिंग, आपने एक अच्छा एग्जाम क्रैक करके वहां पहुंचे हैं। अब एक सिंपल सी बात देखिए, कोई आईआईटीएन है जिसको इंग्लिश टूटी फूटी बोलनी आती है, बिल्कुल भी नहीं आती, और एक नॉन आईआईटीएन है जिसको इंग्लिश बहुत ताबड़तोड़ बोलता है, तो उसका यूज सेट अलग है। लेकिन आईआईटी में आप हैं तो आपका जो आपको टेक्निकल नॉलेज से आपकी गेज किया जाता है। इवन आईआईटीज में जो इंटरव्यू होते हैं, मतलब जो कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं, हालांकि मैं तो कभी जिंदगी में बैठा नहीं किसी कैंपस में खुद को देने के लिए, लेकिन नॉर्मली वहां पे भी हिंदी ही में पूछते हैं। और कोई ऐसा नहीं है अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो वो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलोगे तो हिंदी बोलेंगे। मतलब बेसिकली ये सब भाषा का जो दायरा है वो पार हो जाता तो है। ये तो मिथ है ना कि ऐसा? हाँ मेरे डिप्लोमा होल्डर के साथ खासकर और भी कई सारे मिथ हैं, कहीं पर भी होते हैं। जैसे मानते हैं मैथ्स बहुत कमजोर होती है, हाँ ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि आप जिस चीज को ढंग से नहीं पढ़ोगे वो कमजोर रहेगी, और जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो ठीक स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैंने 12th नहीं किया है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ अब, क्योंकि उस समय शुरुआत में तकलीफ होती है। जैसे 3rd सेमेस्टर में आप गए, लेकिन आप देखो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें थोड़ी भी तकलीफ ना हो, लेकिन मैथ्स में थोड़ी ज्यादा होती है डिप्लोमा होल्डर्स की। लेकिन उसके बाद भी मतलब अगर आप ढंग से पढ़ लो और सही टीचर वगैरह अगर आपको पढ़ा दे तो आपका काम उसमें ठीक हो जाता है, और एक बार समझ में आ जाता है तो चलता रहता है। और इंजीनियरिंग मैथ इज वेरी रिलेटिवली इजियर, है ना, तो कुछ उसका कोई खास वो नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे मिथ हैं। तो सर आपका ये जो टीचिंग में आने का यू टर्न था वो कैसा था? बिकॉज यूजुअली आईआईटीएंस को जब वो पास आउट होते हैं तो उनको बहुत हायर पैकेजेस का ये सब मिलता है, और यहाँ पे ये मिथ है कि एजुकेशन सेक्टर में सैलरी वाइज और ये सब बहुत कम रहता है। तो सब ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या था कि पढ़ाना ही मुझे है, वहां पे लीड करना है? पढ़ाने का मतलब नॉर्मली कैसे रहता है, खासकर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने में मतलब नो डाउट द पेइंग इज आल्सो हायर, बट द अमाउंट ऑफ आपको जितना उसमें इनपुट देना है दैट इज आल्सो ऑन अ हायर साइड। टीचिंग प्रोफेशन नॉर्मली, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने चुना नहीं था, मेरे को मतलब चुनते चुनते मैं पहुंच गया, मतलब ओके द डेस्टिनी लेड यू देयर। हाँ क्योंकि देखो पहले क्या था, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ट्यूशन व्यूशन बीटेक में पढ़ाया करते थे, तो मतलब हमेशा मजा आती थी कि मतलब ऐसा पढ़ाने जा रहे हैं ट्यूशन, ठीक है। उसमें उस समय 500 रुपए महीना एक ट्यूशन का मिलता था, तो ऐसे 2-3 ट्यूशन पढ़ाया करते थे। फिर उसके बाद मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी मिली मेरे बीटेक की, जब मेरा कंपटीशन वगैरह निकल गए गवर्नमेंट के कुछ और, तो वहां पे क्या हुआ कि मेरे को एक हमारे ही कॉलेज के फैकल्टी थे, उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था, तो मैं पहली बार वहां पढ़ाया। जब वहां पढ़ाया तो बच्चों का कुछ ऐसा माहौल बना कि दूसरे वाले कोचिंग वालों ने बुला लिया, फिर नेशनल ब्रांड्स वगैरह मतलब वहां पे निकल गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब लगभग ऑलमोस्ट इंडिया में मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे आई हैड प्लेड सम टीचिंग रोल्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम।
ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो बेसिकली उसी का था कि फिर अब एक बार पढ़ाने लग गए तो जैसे होता है ना, जैसे नशा हो जाता है कि अभी फिर पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। और एक और मिथ है, जैसे यूनिवर्सिटीज में भी जैसे आईआईटी से एमटेक पीएचडी होते हैं। देखिए मतलब जो मैं एक अगर आपसे बोलूं कि देखो, आई हैव सीन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आल्सो इन माय लाइफ, आई हैव सीन आईआईटी प्रोफेसर्स आल्सो इन माय लाइफ। जो आईआईटी प्रोफेसर्स की लाइफ होती है दैट इज वेरी, मतलब बहुत अलग लेवल पे बहुत अच्छी लाइफ होती है। मतलब जो लाइफ स्टाइल होती है, जो मतलब जो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज मिलती है, और जो जैसे आप सोचिए कि यूपीएससी वगैरह में आईआईटी के प्रोफेसर्स को इंटरव्यू पैनल्स वगैरह में कई बार बुलाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में बुलाया जाता है, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं प्राइवेट गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट्स देती हैं, सो दे आर वेरी रिस्पेक्टेड यहाँ पे। और देखिए प्रोफेसरशिप ऐसा भी नहीं है कि इट्स नॉट हाई पेइंग। देखो इन एनी फील्ड, आपको कोई भी फील्ड में आपको पेमेंट अच्छी मिलेगी व्हेन यू डिजर्व इट। Okay. अगर आप डिजर्व नहीं करते तो आपको नहीं मिलेगी। आप देखिए कि जैसे जो आईआईटी से पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप होती है, तो बहुत सारे लोग वो रास्ता चुनते हैं। उसमें मतलब बहुत अच्छी अच्छी सैलरी है, 50-50 हजार डॉलर लोगों को सैलरी मिलती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पोस्ट डॉक करने के बाद वो किसी एनआईटी आईआईटी में आकर के प्रोफेसरशिप में चले जाते हैं, तो दैट इज अ स्टेबल लाइफ। और उसके बाद सैलरी का कंपोनेंट तो हायर है ही, फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह, कंसल्टेंसी वगैरह, अगर आप इन सबको जोड़ो तो 40-50 लाख का, अगर जो प्राइवेट कंपनीज में जो सीटीसी बताते हैं 40-50 लाख पार हो जाता है, अगर उस हिसाब से आप इसको कंसीडर करो। सो टीचिंग इज ऑल्सो गुड फील्ड। लेकिन अभी आप मीडियोकर में मतलब बनने के उसमें कि चलो, कई लोग टीचिंग प्रोफेशन इसलिए भी चुन लेते हैं कि उनको कुछ मिला नहीं, तो कुछ मिला नहीं तो टीचिंग में आ गए, तो उसमें तकलीफ है। तो वो उनको वो पैशन है नहीं, और वो है नहीं, और मतलब उसको करने के लिए वो भी एक डिग्री तक ठीक है, ऐसा देखो किसी का भी वो नहीं है, लेकिन उसमें इफ यू आर नॉट गुड एट समथिंग टू अ सर्टेन लेवल, देन आपको उसके मतलब वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, बेसिकली यही है। तो सर हमारे अब जैसे कि गेट 2026 नॉट सो फार, तो गेट एस्पिरेंट्स को अगर आपको कुछ एडवाइस देनी हो, कुछ मैसेज देना हो, या क्यों ना आप अपना स्टडी साइकिल शेयर करें कि व्हाइल यू वर गेट एस्पिरेंट तो आपने कैसे पढ़ाई की? क्या आप लाइक लेट टू वार्म थे या फिर अर्ली वार्म थे? कैसे पढ़ते थे आप, और क्या मैसेज देना चाहोगे सर उनको? अभी जो गेट 2026, जैसे अभी आप देखो कि हम बात कर रहे हैं नवंबर में, मोटा मोटा नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना हमारे पास रहता है। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि मतलब इसमें सबको एक बात पता है करना क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा इसमें देखो बहुत घूम घूम करके, अगर कोई पढ़ने की इच्छा रखता है, इरादा रखता है, तो ही विल फिगर आउट इन जनरल। अब जो हम लोगों की एडवाइस रहती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको इसे, जैसे मैं सॉम का क्वेश्चन अभी यहाँ पे स्क्रीन पे बना रहा था जब आप आए, तो हम सॉम करें तो ऐसा जैसे कुछ सब्जेक्ट आसानी से समझ में आते हैं। तो एक गलती जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं कि जो आसानी से समझ में आ रहा है उसी को बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि कई लोग जैसे काम पूरा करने, जैसे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें केवल काम पूरा करने के लिए होती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार काम पूरा करने के दिन में आज मैंने 6 घंटे पढ़ा, वही सब्जेक्ट बार बार सेम चीजें, तो हमेशा थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ना होता है। और मेन डिफरेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, जैसे जो हम सेमेस्टर स्टडी करते हैं, तो हमारी आदत क्या होती है कि एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ते हैं, जाकर के उसका एग्जाम दे आते हैं और वो भूल जाते हैं, फिर नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं पूरा, फिर उसका एग्जाम देते हैं, वो भूल जाते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है कि आपको सारी सब्जेक्ट की कलेक्टिव नॉलेज एक समय पे चाहिए होती है। तो कई बार क्या होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत आप साइंटिस्ट टाइप से आपकी नॉलेज है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में आपका बहुत हल्का नॉलेज है, तो क्या होता है वो बैलेंस नहीं बनता है, और यहीं पे गेट आपको इफेक्ट करता है। तो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें एक बैलेंस बना करके पढ़ना होता है। दूसरी चीज, जैसे टेस्ट सीरीज में यहाँ पे बना रहा था, टेस्ट सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास के 3 महीने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज देते वक्त एक कॉमन स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ा, अभी वही पढ़ा, पढ़ने के 15 मिनट बाद उसकी टेस्ट सीरीज दे दिया, और फिर उसके नंबर से खुश या दुखी हो रहे हैं। देखिए इसका कोई मतलब मायना नहीं है। क्यों मायना नहीं है? क्योंकि गेट के दिन आप 12-13 सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा रिटेंशन का होता है कि आपको, जो मेरा सजेशन इसमें बच्चों को अपने रहता है वो यही रहता है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उसके पढ़ने के कम से कम 3 दिन बाद उसका टेस्ट दें, उससे पहले उसका टेस्ट ना दें। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या भूले क्या नहीं भूले। और एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज हम भूलते हैं वही चीज लगातार भूलते हैं। जैसे मैंने अपनी स्टडी में ऐसा देखा था कि मेरे से जो मिस्टेक्स होती थी, जो सिली मिस्टेक्स हम कहते हैं, वो सिली मिस्टेक भी नॉर्मली उनका भी एक पैटर्न था
कि वो उसी पैटर्न में होती थी, तो मिस्टेक्स अपनी रिपीट होती है। तो सर ये आपने कैसे एनालाइज किया? आपके पास भी ऐसे जैसे एक्यूमेंट में हमारे पास ऐसे मेंटर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ये सब चीजें रेक्टिफाई करने में, तो आपके पास भी ऐसा कोई मेंटर था या फिर आपने खुद वो रेक्टिफाई किया? देखो हमारे टाइम पे इतना कोचिंग वगैरह, जैसे अब तो क्या है, जैसे था पॉपुलर थिंग कि लोग गाइडेंस लेते हैं, उनको पता है कि आप गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे टाइम पे इस तरीके का नहीं था, तो आई डिड सेल्फ स्टडी माई सेल्फ। लेकिन देखो क्या होता है, गिरते हैं, संभलते हैं, समझ जाते हैं, एंड व्हाट इज लाइक हाउ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एज एन कोचिंग इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम या कोई भी हो। तो कोचिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है कि आप वो गलतियां नहीं करोगे जो हमने की। एक तो ये इफेक्ट होता है, दूसरी बात आप जो जो हमारी मेहनत है, जो हमारी लर्निंग है, उसको हम कंसाइज करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा, कोई ठीक ठाक टीचर है आपको वो कम समय में काफी सॉलिड वे में पढ़ा देगा। तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी कि क्वेश्चन वगैरह को आपको होल्ड करना रहेगा। तो इन माय टाइम देयर वाज मतलब डेफिनेटली थोड़ा सपोर्ट जो नॉर्मल मेंटर्स है, बट किसी भी एक पर्टिकुलर कोचिंग एनवायरनमेंट में आई नेवर हैव स्टेप इन। Okay, so this was Dr. Uma Shankar Tripathi, the CEO of Acumen Gate Academy. It was his story, his life. I'll see you with the next episode with another mentor, another story. Till then, stay tuned.